हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्राक कोश की संरचना, उसमें प्राक कोश की जो भित्ति है उसी के अंदर टेपिटम को हमने क्लियर कर लिया था। अब इसी को आगे जोड़ते हुए हम आगे चलते हैं कि टेपिटम के प्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पर हम टेपिटम की बात करते हैं। भाई टेपिटम क्या है, मैंने आपको कल बता दिया कि जो एंथर है, एंथर के अंदर जो एंथर वॉल है, क्लियर, एंथर वॉल, उसमें सबसे लास्ट की जो लेयर है, सबसे नीचे की, उसको आप टेपिटम कह रहे हैं। टेपिटम की कुछ पहचान हमने बता दी थी कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक जो होता है वो एकदम क्लियर होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ठीक है भाई, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ठीक है, और ये जो कोशिकाएं होती है ये दो फॉर्म में पाई जाती हैं। सुस्पष्ट केंद्रक होता है, सघन जीवद्रव्य होता है, ये आपस में मल्टीन्यूक्लिएट भी हो जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो अमीबीय या आप इसको पेरी प्लाज्मोडियम भी कह सकते हो। याद रखोगे आप, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम। और दूसरी है स्त्रावी या ग्रंथि, इसको आप ग्रंथिल भी कह सकते हो। ठीक है, तो अमीबीय और स्त्रावी, यहां पर क्या होता है कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है उनका जो मेन काम होता है वो होता है एमएमसी को पोषण देना। एमएमसी को पोषण देना मुख्य काम ये, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। अब ये पोषण प्रदान करने का इनके पास तरीका है, लेकिन दो तरीके से काम करती है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो अमीबिया में क्या होता है कि जो पेरीप्लाज्मोडियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाती है, ऐसे इकट्ठी होकर आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में जुड़कर और लुढ़कती हुई, ऐसे गेंद की तरह लुढ़कती हुई एमएमसी के पास पहुंच जाती है। कहाँ चली जाती है? एमएमसी के पास चली जाती है। यानी ये अमीबा की तरह गति करती हुई, लुढ़कती हुई एमएमसी के पास चली जाती है और इसके पास पहुंचकर इसको पोषण दे देती है। पहुंचकर, एकदम क्लोज पहुंचकर उसको पोषण प्रदान करती है। तो ये जो काम होता है वो टाइफा का उदाहरण दे देना आप, टाइफा प्लांट के अंदर ऐसा होता है। दूसरी अगर हम बात करें स्त्रावी की, तो स्त्रावी के अंदर जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो जहां है वहीं पर रहती है, अपनी भित्ति अवस्था में ही बनी रहती है। समझ में आ रही है बात? अपनी भित्ति अवस्था में ही बनी रहती है, अपनी भित्ति अवस्था में ही बनी रहती है और वहीं से पोषण को रिलीज कर देती है। जो पोषक पदार्थ हैं उनको रिलीज कर देती है और रिलीज करके एमएमसी तक पहुंचा देती है। तो बात आपको समझ में आ गई, जैसे द्विबीजपत्री पादपों में ऐसा ही होता है। तो बात आपको समझ में आ गई कि एक तरफ जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो दो फॉर्म तैयार कर सकती हैं। वो पोषक पदार्थों को ऐसे रिलीज करके भेज भी सकती हैं एमएमसी के पास, या फिर पोषक पदार्थों को न रिलीज करके खुद एमएमसी के पास पहुंच जाएंगी लुढ़कती हुई और वहां जाकर इनको पोषण प्रदान कर देगी। तो ये टेपिटम के प्रकार हो गए। तो मेरे ख्याल से टेपिटम के जो प्रकार है वो आपको समझ में आ गए। दो प्रकार की टेपिटम कोशिकाएं होती है, अमीबीय और एक स्त्रावी। अमीबीय का दूसरा नाम मैंने आपको बताया पेरीप्लाज्मोडियम होता है और स्त्रावी का दूसरा नाम जो होता है वो ग्रंथिल होता है। क्लियर बात? आपको बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं फंक्शन ऑफ टेपिटम। ठीक है, टेपिटम के फंक्शन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फंक्शन है टेपिटम के? देखो, इसका पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो है एमएमसी को पोषण देना, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करना। दूसरा इसका काम होता है कैलेज एंजाइम का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम कहाँ काम आएगा उसकी बात भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कैलेज एंजाइम एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कैलोज बंधन को तोड़ने के काम आता है। कौन से बंधन को?
केलोज बंधन को। अब बंधन है तो किसी चीज को बांध के रखेगा ये। हाँ, ये जो लघु बीजाणु बनते हैं अगुणित, उनको आपस में जोड़ के रखने का काम करता है, लेकिन जब तक वो टूटेगी नहीं तब तक वो परागकण की शेप में नहीं आएंगे, पोलन ग्रेन की शेप में नहीं आएंगे। दूसरी बात, बाह्य चोल का निर्माण करना। किसके बाह्य चोल का निर्माण करना? भाई पोलन ग्रेन जो होते हैं उनकी जो संरचना होती है कुछ इस तरीके की, उनमें जो बाहर का आवरण होता है उसको बाह्य चोल कहते हैं। तो ये बाह्य चोल का निर्माण करते हैं। टेपिटम जो होती है बाह्य चोल का निर्माण भी करती है। क्लियर? और बाह्य चोल इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात करें पोलन कीट का निर्माण। ये पोलन कीट क्या होता है, इस बात को आप जान लें। पोलन कीट क्या होता है, पूछ लिया जाए ये प्रश्न भी आपसे। तो पोलन कीट क्या होता है? जो कीट परागित पादप हैं, कीट परागित पादप हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें परागण की क्रिया, ऐसे पादप जिनमें परागण की क्रिया कीट करवाते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गई है, कोई भंवरा हो गया है, ये कीट करवाते हैं। परागण तो आप समझते हो, यानी मधुमक्खी है वो एक फ्लावर पे बैठती है और वहां से परागकण उसके उठाकर अपने मुंह के साथ या उसे टच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उनको दूसरे फ्लावर में लाकर डाल देती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ये काम मधुमक्खी करवा रही है, चाहे संयोगवश मान लो, चाहे कैसी भी कंडीशन में मान लो आप, लेकिन मधुमक्खी ये काम करवा रही है। ठीक है, तो परागण की क्रिया मधुमक्खी करवाती है। तो मधुमक्खी हर किसी फ्लावर पे नहीं बैठती है, ये ऐसे फ्लावर पे ही बैठती है जिनके परागकण जो होते हैं पोलन कीट के बने होते हैं, यानी जिनके परागकणों में पोलन कीट है। तो कीट परागित जो पादप है उनके जो परागकण होते हैं बच्चों, उनके जो परागकण होते हैं उनके बाहर एक तेलीय आवरण पाया जाता है, एक ऑयली सरफेस पाई जाती है। इसी को आप पोलन कीट कहते हो। अब ये ऑयली सरफेस क्या काम करती है ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑयली सरफेस क्या काम करती है? एक तो ये कीटों को अट्रैक्ट भी करती है, कीट इसकी तरफ आते हैं। दूसरी, ऑयली है तो कोई कीट है तो उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब वो कीट मकरंद के लिए दूसरे फ्लावर में जाता है तो वो पोलन ग्रेन वहां उतर जाता है। ऐसी कंडीशन में जो परागण की क्रिया वो अच्छे से हो जाती है, पर परागण की क्रिया। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको अल्ट्रावायलेट किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बहुत सारे काम हो गए पोलन कीट का, लेकिन पोलन कीट भी टेपिटम बिना नहीं बन सकते। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। टेपिटम के जो कार्य हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। टेपिटम एमएमसी को पोषण देती है, कैलेज एंजाइम का निर्माण करती है, बाह्य चोल का निर्माण करती है, पोलन कीट का निर्माण करती है। लास्ट में आपका जो टॉपिक है बीजाणु जनन उत्तक। देखो बीजाणु जनन उत्तक क्या होता है? आप सबसे बाहर की बात कर रहे हो, एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस आई थी, उसके बाद में एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर और फिर टेपिटम, 4 लेयर है। तो टेपिटम के नीचे सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। टेपिटम के नीचे सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। देखो अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इससे जस्ट पहले का वीडियो जो डाल रखा है पार्ट में वो आप जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले का वीडियो देख के आओगे। तो हमने कल इस स्ट्रक्चर की बात कर ली थी, जो प्राकोष भित्तियां उनको मैंने कल समझा दिया था, तो आप उसको जरूर देखें, उसके बाद में इसको देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टेपिटम के नीचे सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये सजातीय कोशिकाएं एमएमसी का निर्माण करती हैं, ध्यान रखें, ये सजातीय कोशिकाएं एमएमसी का निर्माण करती है। इन्हीं सजातीय कोशिकाओं को बीजाणु जनन उत्तक कहते हैं, यानी ऐसे उत्तक जो बीजाणुओं का निर्माण कर सके। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो एमएमसी है वो बन गई है। एमएमसी यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अच्छा, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका की हम बात कर रहे हैं, ये डिप्लॉइड होगी या हैप्लॉइड होगी? कौन
बताएगा डिप्लॉयड होगी या हैप्लॉयड होगी। कमेंट सेक्शन में आप बताओ ये डिप्लॉयड होगी या हैप्लॉयड होगी। ठीक है, चलो बताता हूं मैं कैसी होगी, ये डिप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड का मतलब ये 2n है भाई, एमएमसी 2n है, द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित है। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम, जिसके फलस्वरूप 2 सेल बन जाएंगे, दोनों एन होंगी, अगुणित हो जाएंगी। और उसके बाद में मियोसिस सेकंड हो जाएगा बच्चों। जैसे ही मियोसिस सेकंड हो जाएगा तो 2 से 4 सेल बन जाएंगी। ये जो चारों सेल बनी है, इन चारों सेल को आप कह रहे हो लघु बीजाणु। ये जो लघु बीजाणु है ये अगुणित है। तो आप डायरेक्ट ये 2 ना लिख के डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि जो 2n है, जो एमएमसी है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, जो एमएमसी है उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन जब होता है तो उससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये चारों अगुणित कोशिकाएं लघु बीजाणु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लघु बीजाणु। और ये चारों अगुणित कोशिकाएं आपस में इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी देयर, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 आगे और 2 पीछे की तरफ ऐसे जुड़ी रहती है। ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है, 2 आगे और 2 पीछे की तरफ जुड़ी रहती है। इनको चतुष्क कहते हैं, चतुष्क। आप इनको बीजाणु चतुष्क भी कह सकते हो। ठीक है, टेट्रेड, टेट्रेड इंग्लिश में कहोगे आप इनको। ठीक है, इतनी बात हो जाती है आपकी। ये बीजाणु चतुष्क आपस में, चारों बीजाणु चतुष्क आपस में जुड़े रहते हैं। ये जिस बंधन से आपस में जुड़े रहते हैं उस बंधन को आप कैलोज बंधन कहते हो। कौन सा बंधन कहते हो? कैलोज बंधन। लेकिन कुछ टाइम बाद में एक एंजाइम आता है, एक एंजाइम आता है, उसका नाम है केलेज एंजाइम। ये एंजाइम किसके द्वारा बनाया हुआ है? अभी हमने बात कर ली, टेपिटम के द्वारा। ये एंजाइम आता है और यहां पर आकर कैलोज बंधन को तोड़ देता है। जैसे ही कैलोज बंधन टूट जाता है ये चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक लघु बीजाणु आगे जाके पोलन ग्रेन बनाता है। पोलन ग्रेन का आगे क्या भविष्य है ये डिपेंड करता है कि वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गया या नहीं पहुंचा। तो इसका आधा विकास परागकोश में हो जाता है और आधा विकास जब वो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब होता है। अब आप यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है इस डायग्राम के अंदर। जो बीच में आपको जो दिखा रखा है वो परागकोश की संरचना है, एंथर सेक्शन है। क्या है बच्चों? एंथर सेक्शन यानी परागकोश की संरचना। इस एंथर सेक्शन में आप देख सकते हो आपको यहाँ पर 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं जिनको आप पोलन सेक या फिर लघु बीजाणुधानी कह सकते हो। लघु बीजाणु धानी, इनको आप पोलन सेक या लघु बीजाणुधानी कह सकते हो। और ये लघु बीजाणुधानी की जो वाल है उसमें आप देख सकते हो 4 लेयर दिखाई दे रही है आपको, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, और ये है आपकी एपिडर्मिस। ये है बच्चों एपिडर्मिस। 4 हो गई है, 4 लेयर है ये। ठीक है, और टेपिटम के नीचे जो है वो एमएमसी होती है। एमएमसी के अंदर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन। तो यहां पर ये जो सेल आ गई वो एमएमसी की आ गई, ये एमएमसी सेल है, माइक्रोस्पोरोसाइट। ठीक है, या फिर आप इसको एमएमसी भी कह सकते हो। ये एमएमसी आ गई। अच्छा, ये एमएमसी है, ये 2n है बच्चों। 2n का मतलब डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, यानी गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी नहीं है, पूरी है। अब इसमें हुआ
अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, मियोसिस फर्स्ट, जिसके फलस्वरूप 2 सेल बनी, ये 2 सेल दिखा। अब ये एन हो गई, कैसी हो गई, एन। अब इसमें मियोसिस सेकंड हुआ बच्चों, कौन सा हुआ, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हम बात करते आ रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ये लघु बीजाणु जनन है। यानी आप क्या बताओगे, डेफिनेशन में एक बार आपको बता देता हूं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। और इंग्लिश में लघु बीजाणु जनन को आप कहते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को दर्शा रहा है, यहां से लेके यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ये बात। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, ये एमएमसी हो गई, आगे जाके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बना रही है। अब इनमें टेट्रेड फॉर्म में आ गए, टेट्रेड फॉर्म में आ गए तो बच्चे जुड़े हुए हैं किससे, कैलोज बंधन से। अब कैलोज बंधन को तोड़ने के लिए कौन आ रहा है, कैलेज एंजाइम। कौन आ रहा है, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम को तोड़ देता है, रिलीज हो जाते हैं। तो इन्हें, अच्छा, ये जो लघु बीजाणु है इनको इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोस्पोर। क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर। दे आर रिलीज्ड, तो रिलीज्ड माइक्रोस्पोर। तो ये चारों अलग अलग हो गए। अब ये एक की बात कर रहा है, एक से समझा रहा है, ये रिलीज हो गया, ये आगे जाके ये पोलन ग्रेन बना रहा है, ये एक प्रकार से पोलन ग्रेन ही हो गया, ये परागकण बन गया। अब परागकण पहले यूनिसेलुलर पोलन था, यानी यूनिसेलुलर एक ही कोशिका थी। अब उसके अंदर वापस से डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई, 2 से 3 सेल। अच्छा, जब ये परागकण जब बन जाता है तो इसमें ये अगुणित ही होता है, क्योंकि ये अगुणित ही है। अब इसमें जो भी विभाजन होगा वो द्विगुणित होगा। क्यों, क्योंकि अगुणित विभाजन अब काम नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अब क्या होगा। तो देखो यहाँ माइटोसिस सेकेंड, माइटोसिस फर्स्ट जो चल रहा है, और उसके बाद में ऐसी कंडीशन में ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, और वर्तिकाग्र पर ये जैसे ही पहुंचा तो ये पोलन ट्यूब का निर्माण कर देता है, ये परागनलिका नीचे बढ़ती हुई जा रही है। तो पूरी चीजें इस डायग्राम से समझा रखी है, बहुत क्लियर तरीके से इस डायग्राम से समझा रखा है। तो मेरे ख्याल से आपको लघु बीजाणु जनन क्या होता है ये बात समझ में आ गई। क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को, इस सारी प्रक्रिया को आप लघु बीजाणु जनन कहते हो। क्लियर बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं परागकण। पोलन ग्रेन है क्या, देखो पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन एक कोशिकीय अगुणित एक केंद्रकीय और एक केंद्रकीय गोल संरचना है। यानी ये एक ही कोशिका होती है प्रारंभ में, अगुणित है, आप जान गए। माइक्रोस्पोर जो बन के आ रहे हैं वो अगुणित ही हैं, और एक केंद्र की, स्टार्ट में एक ही केंद्रक होता है और गोल संरचना होती है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है इसका व्यास वैसे, ठीक है। इसके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण जो होता है उसको बाह्य चोल कहोगे आप, ये बाह्य आवरण जिसको आप एक्साइन कह रहे हो, एक्साइन इसका बाह्य चोल है, और एंटाइन इसका भीतरी आवरण है। ये एंटाइन बाह्य चोल और आंतरिक चोल, 2 चोल हो गए। चोल यानी चोला, आवरण, तो एक्साइन और एंटाइन, बाह्य चोल और आंतरिक चोल। ये जो बाह्य चोल होता है ये किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है, अक्सर ये प्रश्न आता है, तो याद रखोगे आप, स्पोरोपोलेनीन, और ये जो है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है।
ये जो बाह्य चोल होता है ये मोटा होता है, ये अंतःचोल जो होता है वो पतला होता है, बाह्य चोल जो होता है वो असतत होता है, ये सतत होता है, ये लगातार कहीं से टूटा हुआ नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। बाह्य चोल जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन जीव जगत का सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। इस पर अम्ल, क्षार, लवण किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्पोरोलिन की वजह से ये जो परागकण है वो जीवाश्म अवस्था में भी मिले हैं। तो स्पोरोपोलेनिन बहुत कठोर होता है जीव जगत का। अब तक कोई भी एंजाइम ऐसा ज्ञात नहीं हुआ जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके। इतनी बात आपको याद रखिए। जिन स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट रहता है, ये प्राकृतिक रूप से अब्सेंट रहता है, मैंने कहा असतत होता है, उनको आप जमपोर कहोगे या फिर हिंदी में आप उनको जनन छिद्र कहते हो। क्लियर बात। जनन छिद्र द्वारा प्रागनलिका बाहर निकलती है। आगे हम बात करें जो अंतःचोल है या आंतरिक चोल कह दो या अंतःचोल कह दो। अंतःचोल जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये एक सतत लेयर होती है, पतली होती है और जो जीवद्रव्य है उसको बांधे रखती है। जब जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो अंतःचोल ही जनन छिद्र से बाहर निकलकर प्रागनलिका का निर्माण करता है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इसके अंदर इसके केंद्रक दिखा रखे हैं। जो केंद्रक होता है वो बाद में टूटकर जनरेटिव और वेजिटेटिव केंद्रक बनाता है। केंद्रक बनने के बाद में इनके ऊपर कोशिका द्रव इकट्ठा हो जाता है और एक प्रकार से सेल बन जाती है। तो ये तो आगे की स्टेज दिखा रहा है कि स्टार्ट में इसमें एक ही केंद्रक होता है। क्लियर बात, ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे ये जो परागकण है उनका जर्मिनेशन कैसे होता है। तो एक बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि आप स्टेप नहीं छोड़ोगे। अगर आप स्टेप छोड़ते हो तो याद नहीं रहेगा। बिल्कुल आप इसको देखें और अच्छे से समझें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।